स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ जर्नी में। आज के वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम में निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से आने वाले प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज के चैप्टर में हम निर्देशांक ज्यामिति, जो कि कटे हुए सिलेबस के अनुसार और 30% जो सिलेबस कटा है उसके अनुसार 5वां चैप्टर होगा। ये चैप्टर नंबर 5। निर्देशांक ज्यामिति से बोर्ड एग्जाम में 3 तरह के प्रश्न आते हैं। उन तीनों प्रश्नों को एक एक करके टाइप वाइज हम आपको बताते जाएंगे। यदि कोई समस्या होगी तो फिर मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी बताया, आप कमेंट करके हमें अवगत करा सकते हैं। हम उस पर अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 1, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। जैसे मान लीजिए कि 2 बिंदु हैं किसी रेखा के ए और बी, और इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, या इस रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, इस रेखा खंड की लंबाई ज्ञात करनी है, और रेखा ए बी जिसके बीच की लंबाई ज्ञात करनी है। रेखा खंड कहा जाता है, ये जनरल में रेखा कहते हैं ऐसे सामान्य तौर पे। तो मान लीजिए बिंदु ए का निर्देशांक है x1 y1 और बिंदु बी का निर्देशांक है x2 y2। इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके बीच की दूरी अगर d मान लें तो उसका सूत्र होता है d जो है वो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बराबर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप ऐसा भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये दोनों ही तरह से आप लिख सकते हैं। मतलब x1 में से x2 घटा दें या फिर x2 में से x1 घटा दें और इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर कर लें, तो आपको इन दोनों के बीच की दूरी का पता चल जाएगा। अब इस पर सीधे सीधे कोई आधारित प्रश्न कर लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में कहता है, ये भी हमने बोर्ड एग्जाम के पेपर से ही लिया हुआ है। बिंदुओं, प्रश्न हमारा ये है कि बिंदुओं ऋण 1 ऋण 3 तथा 5 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम हल में लिखेंगे, दिया है x1 बराबर -1, x2 बराबर -3 तथा y1 बराबर दिया हुआ है उसमें x1 बराबर -1 और y1 बराबर -3 लिख देते हैं। x2 बराबर 5 लिख देते हैं और y2 बराबर लिख देते हैं 1। ये x1 y1 हो गया और ये हो गया x2 y2। इनको x1 y1 मान लेंगे और इनको x2 y2 मान लेंगे और यहाँ इनसे कंपैरिजन करके, तुलना करके हम ये लिख लेंगे कि x1 बराबर -1 और y1 बराबर -3, x2 बराबर 5 और y2 बराबर 1 लिखेंगे। अब d बराबर करनी में x2 माइनस x1 पर 2 घात धन y2 माइनस y1 पर 2 घात, ऐसा लिख लेंगे और ये मान यहाँ रखते चले जाएंगे। पता नहीं x2 का जो वैल्यू है वो 5 है, x2 का मान 5 है, ऋण x1 का मान ऋण 1 है। अब चूँकि लगातार 2 ऋण 1 तो रह नहीं सकता है, तो यहाँ हम एक कोष्टक लगा देंगे ताकि ये मान कोष्टक के बीच में रहे, और यहाँ एक कोष्टक लगा कर और यहाँ होल स्क्वायर या घात 2 लिख देंगे। y2 का मान यहाँ 1 है, माइनस फिर से यहाँ -3 है y1 का वैल्यू, तो एक कोष्टक लगा के और यहाँ लिख देंगे और उस पर 2 घात लिख देंगे। ये बात समझ में आया? अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लिख लेंगे 5 धन 1 पर 2 घात धन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 धन 3 पर 2 घात। यहाँ आगे बढ़ेंगे, करनी में 5 1 हो जाएगा 6 पर 2 घात धन 3 1 हो जाएगा 4 पे भी 2 घात। फिर आगे उसको लिख लेंगे 6 छक्के 36 यहाँ लिख लेंगे धन 4 चौको 16, यहाँ 16 लिख देंगे। दोनों को ही जोड़ लेंगे, जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 36 और 16, 6 6 12 2 1 और 3 1 4 1 5, 52 हो जाएगा। तो यहाँ करनी में 6 पर 2 घात धन 4 पर 2 घात, 6 छक्के 36 हो जाएगा
और धन है तो धन, फिर 4 पर 2 घात, 4 चौको 16 हो जाएगा। 36 16 जोड़ देंगे तो करणी में 52 इकाई लिख देते हैं। कोई यूनिट नहीं है, कोई मात्रक नहीं है, तो इकाई ही लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व किया जाता है। अब इसमें और कई तरह के प्रश्न भी आते हैं, लेकिन अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे ही प्रश्न आते हैं, है ना। तो हमने इसलिए इस तरह के केवल प्रश्न को कवर किया हुआ है। आगे जो दूसरा टाइप है वो विभाजन सूत्र पर आधारित है। तो हम विभाजन सूत्र सीखते हैं। पहले विभाजन सूत्र हम जान लेंगे, उसके बाद से जो है विभाजन सूत्र पर आधारित जो प्रश्न है हम उसको करना सीखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, ले सकते हैं। अगले टाइप में, सेकंड टाइप में हम विभाजन सूत्र पर आधारित प्रश्नों को जानेंगे। तो प्रश्न जानने से पहले हम विभाजन सूत्र क्या होता है उसको समझ लें। मान लीजिए कि एक रेखा है जिसका एक 2 अंत्य बिंदु A और B हैं, और इस बिंदुओं के निर्देशांक x1 y1 तथा x2 y2 है। ऐसा है। इस रेखा पर एक अन्य बिंदु P है जो इस रेखा को 2 भागों में बांटती है, AP और PB। ठीक है, तो ये दो जो विभाजित अंश हैं इस रेखा के, वो अंतःविभाजित अंश कहलाएंगे। एक बाह्य विभाजन भी होता है, लेकिन वो हाई स्कूल में नहीं है, तो हम उसको नहीं जानेंगे, उसको अगले क्लास में आप पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ हम इसको अंतःविभाजन कहेंगे, और अंतःविभाजन में हम मान लेते हैं कि इसका कुछ निर्देशांक होगा, और वो निर्देशांक मान लीजिए x और y होगा। और इस बिंदु ने रेखा AB को 2 भागों में बांटा है। उनका जो विभाजन है, विभाजन का अनुपात है, यानी उन दोनों अंशों का जो अनुपात है वो M1 रेशियो M2 का है। यानी M1 संबंध है M2 का अनुपात है इन दोनों के बीच। यानी AP और BP में M1 संबंध है M2 का अनुपात है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। अब x1 y1 x2 y2 M1 M2 इन सब में क्या रिलेशन होता है वो हम समझते हैं। देखिए, यदि आपको x निर्देशांक का अगर आपको मान प्राप्त करना है तो वो अन्य इन राशियों पर किस तरह से डिपेंडेबल होता है ये समझते हैं। x2 इंटू M1 लिखते हैं प्लस x1 इंटू M2 लिखते हैं बटा M1 प्लस M2 लिखते हैं। तो ये आपका विभाजन बिंदु का x पता चल जाएगा, x का मान फाइंड आउट हो जाएगा। और y का मान फाइंड आउट करना हो, y का मान निकालना हो, तो फिर y बराबर हो जाएगा y2 इंटू M1 प्लस y1 इंटू M2 और बाई M1 प्लस M2। तो ये दोनों ही x और y के मान इस फॉर्मूले में रख देंगे, ज्ञात हो जाएगा। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न ले लेते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक प्रश्न है, इस प्रश्न में एक रेखा है AB, रेखा AB ही ले लेते हैं, और उसमें A का निर्देशांक है वो 4 ऋण 3 है, B का निर्देशांक है वो 8 5 है। P एक बिंदु है जो इसको 3 अनुपात या 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो बिंदु मान लीजिए P है। और P का निर्देशांक हमें पता है नहीं, तो मान लेंगे माना P का निर्देशांक xy है। मानेंगे, माना हल लिख के, माना बिंदु P का निर्देशांक xy है, तब विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर हम ये जानते हैं कि x2 इंटू M1 प्लस x1 इंटू M2 बटा M1 प्लस M2 होता है। लिखेंगे यहाँ x1 का जो मान है वो 4 है, यहाँ 4 लिख देंगे। x2 का जो मान है वो 8 है, 8 लिख देंगे। x1 x2 चाहिए। और M1 का जो मान है वो 3 है, M2 का मान है 1 है, और ये सारे मान इसमें रख लेंगे। x बराबर
x2 का मान 8 है, यहाँ 8 रख लेंगे, गुणे m1 का मान 3 है, 3 रख लेंगे, धन है तो धन, x1 का मान कितना है 4 है, 4 रख लेंगे, m2 का मान 1 है तो 1 रख लेंगे, और पूरे का बटा 3 धन 1, m1 धन m2 बराबर 8 तिहाई हो जाएगा 24, धन 4 एकम हो जाएगा 4, और पूरे का बटा 3 1 कितना हो जाएगा 4। इसको आगे हल करेंगे, x बराबर या करते जाएंगे, ऐसे लिखते जाएंगे, 24 और 4 28 हो जाएगा, 28 बटा 4 7 चौको होता है 28। तो इस तरह से x का आपको वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा 7, x का मान 7 मिल जाएगा। अब y का मान पता कर लेते हैं, लिखेंगे तथा y बराबर सूत्र लिख लेंगे y2 इंटू m1 प्लस y1 इंटू m2 और बाई m1 प्लस m2। यहाँ लिख देंगे, यहाँ y1 बराबर ये y1 है -3 और y2 बराबर 5 हो जाएगा 5, m1 बराबर 3 तथा m2 बराबर हो जाएगा 1। तो m2 1 हो गया। अब लिखेंगे y बराबर y2 का मान 5 है, यहाँ 5 रख देंगे, गुणे m1 का मान 3 है, धन y1 का मान ऋण 3 है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, और गुणे m2 का मान है 1 लिख देंगे, पूरे का बटा m1 प्लस हो जाएगा m2। अब इज इक्वल टू करके 5 3 हो जाएगा 15, धन है तो धन, और 3 एकम हो जाएगा ऋण 3, और पूरे का बटा हो जाएगा 3 1 4। y बराबर धन ऋण हो जाएगा ऋण, तो 15 ऋण 3 और बटा 4, 15 में से 3 घटेगा तो होगा 12 और बटा 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12। तो y का मान हो जाएगा 3। यहाँ आप नीचे लिख सकते हैं, अतः बिंदु P का निर्देशांक 7 3 होगा, अतः बिंदु P का निर्देशांक 7 3 होगा। अब यहाँ हम सूत्र को याद करने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बता देते हैं कि इस सूत्र को कैसे याद रखें। देखिए, जब आप x का मान निकालेंगे तो यहाँ केवल x लगेगा, मैंने m1 m2 के अलावा केवल x है। y का मान निकालेंगे तो y का ही मान आपको यहाँ लगेगा, इन दोनों बिंदुओं के y के ही मान लिए जाएंगे। अगर इसका y निकालना है तो इसका x निकालना है तो इन दोनों में से x ही लिए जाएंगे। अब वो किस तरह से रखेंगे उसको भी हम समझा देते हैं। अगर आप x का 2 लेंगे तो m का 1 लगेगा, मतलब एक का 2 तो एक का 1, और एक का 1 तो एक का 2, और बटा में तो m1 प्लस m2 दोनों में ही है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रिक आपको याद रखने में सहायता प्रदान करेगा, आपको याद रहेगा इससे कि एक का 2, आपको जरूरी नहीं कि आप यहाँ x1 x2 ही रखें, आप यहाँ x1 भी रख सकते हैं। यदि यहाँ x1 रखते हैं तो यहाँ m2 हो जाएगा। x का अगर 2 रहेगा तो m का 1 रहेगा, 1 वाला वैल्यू पहला वैल्यू, और अगर x का 2 रहेगा तो m का पहला वाला वैल्यू, x का 1 रहेगा तो m का दूसरा वाला वैल्यू, ऐसे कर लेंगे। यहाँ वही इसमें भी होगा, y1 है तो m2 रखेंगे, y2 है तो m1 रखेंगे, दोनों के बीच में प्लस कर देंगे। तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिसमें आप याद रख सकते हैं कि अल्टरनेट करके एक का 1 रहेगा तो दूसरे वाले वैल्यू का 2 रहेगा, और बस आप इस सूत्र को याद रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अब कभी कभी क्या करता है, इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये बिंदु दे देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ 7 और 3 दे देगा, इनमें से कोई एक बिंदु नहीं दिया हुआ रहता है, तो आप ठीक यही प्रोसेस लागू करके और इससे 2 समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है, और दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। अगर 2 वैल्यू हैं तो 2 समीकरण प्राप्त होगा, दोनों वैल्यू को हल कर लेंगे तो प्राप्त हो वो मान निकल जाएगा। लेकिन आमतौर पे इसी तरह का प्रश्न आता है, इसलिए हमने यही प्रश्न लिया हुआ है। कभी कभी अनुपात नहीं देता है, अंतःविभाजन का अनुपात जो है वो नहीं देता है, तो इसके जगह पे हम k/1 मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं m2, ठीक है, और उसको इसी सूत्र में आप पुट करेंगे इन वैल्यू को, तो आपको m1 और m2 दोनों का ही मान मिल जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आप इस तरह का भी प्रश्न जो होगा वो बोर्ड एग्जाम में करके आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। और हाई स्कूल के बच्चे जो भी ये देख रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के तुरंत बाद जिस दिन आपका मैथ का पेपर होगा, मैथ का पेपर दे के जैसे ही आएंगे कमरे पर या अपने घर जहाँ भी आप रह के पेपर देंगे, तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि मैंने जितने तरह के प्रश्न बताए उनमें से कितने प्रश्न आए और कितने प्रश्न नहीं आए। अगर आए वो भी बताइएगा, नहीं आए वो भी बताइएगा।
ठीक है। और मुझे ये आशा है कि मैंने वही प्रश्न लिए हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम का पैटर्न है, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अपने तीसरे टाइप की तरफ। अगला टाइप 3 जो है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न होगा। किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है अगर उसके तीनों शीर्ष दिए हुए हों तो उसके क्षेत्रफल को इस तरह से डिनोट करेंगे। हम ये देख लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, इसमें मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C है। इसका निर्देशांक x1 y1 है, अगर x2 y2 x3 y3 ये तीनों निर्देशांक हैं। तीनों शीर्षों के, शीर्ष A का निर्देशांक, शीर्ष B का निर्देशांक और शीर्ष C का निर्देशांक। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे लिख देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल को ये डिनोट करता है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये त्रिभुज का सूत्र हुआ। इस सूत्र को याद कर रखने के लिए सिंपल सा तरीका है, पहले तो आप यहाँ हाफ लिख लीजिए और एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दीजिए, मतलब बड़ा कोष्ठक, और यहाँ x1 लिखिए, यहाँ y2 लिखिए, y3 लिखिए। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ 1 अंदर 2 और 3, 1 2 3 हो गया, बाहर x देना है, अंदर y दे देना है बस, और यहाँ अंदर में इन दोनों y के बीच में माइनस दे देना है, और यही प्रोसेस आगे बढ़ाते जाना है। ये पद अगर आपको पता रहेगा 1 2 3 ऐसे याद रखिए, बाहर x और ब्रैकेट के अंदर जो है y, और दोनों ही y के बीच में माइनस। अब 1 का x, 2 का y, 3 का y, मतलब इन जगहों पे 2 और 3 की जगह पे y रहेगा और x की जगह पे 1 रहेगा। समझ गए होंगे। अगला पद लिखने के लिए आप पहले प्लस लिखेंगे, और यहाँ 1 था x1 था तो यहाँ x2 दे देंगे, अगला x1 के बाद है x2, और फिर अंदर वही प्रोसेस जारी रहेगा, y2 के बाद से y3, और y3 के बाद से अगर y3 से आगे बढ़े तो फिर y1 आ जाएगा। ये साइकिल है, एक चक्र है, ठीक है। तो y2 के बाद से आप y3 पे पहुंचेंगे और y3 से फिर कहाँ पहुंच जाएंगे, y1 पे पहुंच जाएंगे। तो ये साइकिल आप पूरा कर लीजिए। y3 माइनस है तो माइनस, y3 के बाद से y1 और प्लस। अब आप ये पद कर चुके हैं, अब ये पद करेंगे, तो 1 2 हो गया था, अब 3 लिखेंगे x3, और आगे जो है y3 के आगे पुनः जो है क्या हो जाएगा y1, y3 के बाद y1, माइनस है तो माइनस, और इसके लिए जो लिखेंगे y1 है तो y2 लिख देंगे, क्योंकि y1 के बाद आप आगे साइकिल में बढ़ेंगे तो y2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक चक्र है, और इस चक्र को यदि आप समझ जाते हैं तो आपको इतना लंबा सूत्र याद नहीं करना पड़ता है। तो मुझे लगता है आपको ये ट्रिक समझ में आ गया होगा, और आप ये सूत्र याद ना भी करें तो भी आप इस सूत्र को लिख सकेंगे। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इस पर आधारित 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक जो प्रश्न आता है वो आता है, इसका सब टाइप कर लेते हैं, सब टाइप ए टाइप जो आता है उसमें, इस सब टाइप में त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो दूसरा टाइप है इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। टाइप बी जो है वो संरेख पर आधारित प्रश्न पूछता है। 3 बिंदु दे दिया रहेगा और पूछेगा कि सिद्ध कीजिए या क्या ये बिंदु संरेख हैं। उनमें से कोई एक बिंदु में k दे दिया रहेगा, और यदि ये बिंदु संरेख है तो k का मान क्या होगा। तो इस तरह से इनमें प्रश्न पूछेगा, और इसमें सीधे त्रिभुज का एक 3 बिंदु दे दिया रहेगा एक त्रिभुज का, और पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर इसको कर लेते हैं। अब मान लीजिए कि एक त्रिभुज है PQR, उन तीनों के जो निर्देशांक हैं -5 -1, 3 -5 और 5, R का जो निर्देशांक है 5 और 2 है, 5 और 2 है। और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल चाहिए, ज्ञात करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर 1/2
और फार्मूला आप चाहें तो लिख लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट इस फार्मूले में मैं पुट कर देता हूँ, लिखना ना पड़े मुझे यहाँ। तो ये है x1, तो पहले x1 लिख देंगे, -5 है, ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर अगला ब्रैकेट देंगे y2 और y3 के लिए, तो y2 यहाँ है, -5 है, फिर आपको माइनस लिखना होता है, और y3 है, y3 का वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे, प्लस है तो प्लस x2 का वैल्यू 3 है, यहाँ 3 लिख देंगे, इनटू y3 का मान 2 है, 2 रख लेंगे, ऋण y1 का मान ऋण 1 है, तो ऋण 1 को कोष्ठ में कर लेंगे और फिर ये कोष्ठ बंद कर लेंगे। फिर आगे धन है तो धन देंगे, और x3, तो x3 का मान कितना है, 5 है, ये 5 है, 5 लिख देंगे। y1 का जो मान है वो है कितना, -1, तो -1 लिख देंगे, और y2 का जो मान है वो कितना है, -5 है, ब्रैकेट ले लेंगे। ठीक है, एक बार और इसको समझ लेते हैं। ये x1 का मान है, यहाँ से x1 हमने यहाँ लिख दिया, इंटू y2 - y3, तो y2 ये है और y3 ये है, y2 हमने लिया और माइनस y3 ले लिया, प्लस x2 का मान 3 है, फिर हमने लिया y3 - y1, तो y3 ये है, माइनस है तो माइनस सूत्र में है, और फिर y1 के जो मान में है -1 है, तो -1 लिखना पड़ेगा, फिर प्लस 5 है, 5 लिख देंगे, क्यों, क्योंकि x3 का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 लिख देंगे। फिर y1 - y2, तो ये हो गया y1 और ये हो गया y2, तो -1 - -5। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। हाफ, यहाँ -5 को -5 लिख देंगे, पहले ब्रैकेट का प्रोसेस कर लेंगे, तो 5 और 2 7 हो जाएगा, ऋण में 7 होगा, तो यहाँ ऋण में 7 लिख देंगे, बीच में गुणे का निशान दे देंगे। धन 3 है तो 3, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 3, तो गुणे 3 लिख देंगे। धन 5, अब यहाँ भी माइनस है, माइनस रहने देंगे, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -1 और +5, 5 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, वो भी धन में। अब इसको ब्रैकेट कर लेंगे, 1/2, 7 × 35, ऋण धन हो जाएगा, धन 3 × 9, और फिर धन है 5 × 20, अब 35 9 5 14, 4 हासिल 1 और 2 1 3 3 6, 64 हो जाएगा। अब ब्रैकेट हटा देंगे, 64, ये 32 दूनी 64 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे 32 वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग इकाई में होता है, तो इसलिए हमने यहाँ वर्ग इकाई लिख लिया। तो इस तरह से 32 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हुआ इस त्रिभुज का। तो ये एक तरह का क्वेश्चन हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो दूसरे तरह का प्रश्न होता है वो संरेख पर आधारित प्रश्न होता है, इसको हम चौथा टाइप भी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करके ही होगा, इसलिए हमने इसको सब टाइप में रखा हुआ है, यानी तीसरे टाइप का सेकेंड सब टाइप। ठीक है, तो इसमें ऐसा कहता है कि जैसे 2-3 बिंदु दे दिया होगा, उनमें से किसी एक बिंदु में या तो x या तो y का मान k कर दिया रहेगा, और वो कहेगा कि k का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो k का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यदि वो संरेख है तो जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अब इसको मिटा लेते हैं। 5 बिंदु 8 1 k ऋण 4 2 ऋण 5, यदि ये बिंदु संरेख हैं तो ज्ञात कीजिए कि k का मान कितना होगा। यदि बिंदु 8 1 4 k ऋण 4 2 ऋण 5, ये तीनों बिंदु अगर संरेख हैं, यानी एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो ज्ञात कीजिए कि k का मान कितना होगा। अब ये संरेख हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में या इसकी सहायता क्यों लेंगे, हम इसको समझेंगे। आप 3 बिंदु मान लीजिए कि जो असंरेख हैं, एक प्लेन में एक बिंदु A यहाँ है, एक बिंदु B यहाँ है, और एक बिंदु C मान लीजिए यहाँ है। 3 बिंदु असंरेखा माने एक ही रेखा पर स्थित नहीं है। देखिए, अगर हम इसको मीट कराते हैं तो एक अलग रेखा बनेगा, इसको मीट कराते तो अलग, और इसको मीट कराते तो अलग रेखा बनता है। तो इस तरह से ये बन जाता है त्रिभुज। यानी किसी भी तल में 3 रेखाएं हों तो वो तीनों मिल करके, यानी तीनों को आपस में मिलाते जाएं, तो 3 रेखाखंड जो होंगे वो आपस में मिल करके एक बंद पॉलीगॉन या फिर बहुभुज की रचना करेंगे, वो बहुभुज त्रिभुज होगा। यदि मान लीजिए कि इस बिंदु A को हम ये चाहते हैं कि ये BC पर कहीं आ जाए,
तो इसको थोड़ा सा और नज़दीक नीचे लाना पड़ेगा। नीचे लाएंगे, मिलाएंगे, फिर भी अभी त्रिभुज बन रहा है। बिंदु ए को और थोड़ा सा नीचे लाएंगे, नीचे लाते लाते अगर हम यहाँ लेके चले आएँ, आप देख रहे हैं यहाँ लेके आए तो थोड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल कम हुआ। ऐसे कर कर के ये बिंदु यहाँ से यहाँ पहुँचा और यहाँ से जैसे ये बिंदु यहाँ पहुँचा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा हम कहते हैं कि यदि कोई 3 बिंदु संरेख हैं तो उनका क्षेत्रफल, उनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। इसलिए हम इस क्षेत्रफल को लिख लेते हैं और बराबर में लिख देते हैं 0। तो ये संरेख होने का प्रतिबंध है, जिसको हम यहाँ इस क्वेश्चन में, ये चूँकि संरेख बिंदु हैं तो इस क्वेश्चन में हम त्रिभुज मान के चलेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष हैं और ये तीनों संरेख होने की वजह से वो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ संरेख होने का प्रतिबंध, ठीक है। संरेख होने का प्रतिबंध ये है कि जो उनसे त्रिभुज बनेगा इन तीनों बिंदुओं से, यानी कहने का मतलब हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 0 होगा तो जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1/2 है, हम इसको अगर ट्रांसपोज करें राइट हैंड साइड में, मतलब पक्षांतर करें, तो ये हो जाता है x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2/1, 1/2 है। दूसरी तरफ पक्षांतर होगा तो 2/1 होगा, और 2/1 होगा तो इसका पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 गुणे 2/1, 0 से 2 का गुणा होगा 0/1 बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए हमने यहाँ क्या लिख दिया हुआ है? 0 लिख दिया हुआ है। अब लिखेंगे यहाँ, आप डायरेक्ट ये लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इतना लिख लेंगे। लिखेंगे यहाँ x1 बराबर कितना है? 8 है। x2 बराबर कितना है? k है। x3 बराबर 2 है, तथा y1 बराबर कितना है? 1 है। y2 बराबर 4 है। y3 बराबर कितना है? 2 है। तो लिख लेंगे, लिखेंगे तब x1 के स्थान पे हम 8 के पास माइनस, अच्छा, y2 बराबर -4 है, y2 बराबर -4 है और y3 बराबर -5 है, तो यहाँ -5 लिखेंगे। अब यहाँ हम इस सूत्र में इसको पुट करते जाएंगे इन सारे वैल्यूज को। x1 का मान 8 है तो 8 रख लेंगे, y2 का जो मान है यहाँ रख लेंगे -4, माइनस y3 का मान है -5 तो -5 यहाँ लिख देंगे, प्लस x2 का जो मान है वो k लिख देंगे, इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान -5 है, माइनस y1 का मान 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस x3 का मान 2 है 2 लिखेंगे, y1 का मान 1 है 1 लिखेंगे, माइनस y2 का मान -4 है -4 लिख देंगे, इज इक्वल टू कितना लिख देंगे? 0। तो ये सारे मान हमने इसमें इस सूत्र में रख लिए। जो ये प्रतिबंध है, किन्हीं 3 बिंदुओं के संरेख होने का प्रतिबंध है, वो ये है, और इसी में हमने ये मान सब तीनों बिंदुओं को इसमें पुट कर लिया हुआ, रख लिया हुआ है। अब यहाँ लिखेंगे या 8, यहाँ बराबर कुछ लड़के लिख देते हैं जो कि सर्वथा गलत होता है। यहाँ या लिखते हैं क्योंकि एक बराबर तो यहाँ है ही, फिर एक बराबर यहाँ भी लगाएंगे, ऐसा नहीं करते हैं। समीकरण हल करते वक्त या ही लिखा जाता है क्योंकि समीकरण में वैसे ही 2 पक्ष होते हैं। तो या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -4 और +5, प्लस माइनस है तो घटेगा, 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, और प्लस वाले का मान ज़्यादा है तो प्लस में 1 होगा, तो यहाँ हम लिख देंगे × 1, यानी इसको सॉल्व करने के बाद 1 आता है वो लिख लेंगे, धन k है तो k,
और ऋण 5 और ऋण 6 हो जाएगा, ऋण 5 और ऋण 1 हो जाएगा ऋण 6, तो यहाँ ऋण 6 लिख देंगे। धन यहाँ 2 है तो 2 1 और माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 1 + 4, तो ये हो जाएगा 1 + 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। यहाँ इंटू है, इंटू छुपा हुआ है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लेने का साइन दे देंगे और 5 हो जाएगा = 0, मतलब बराबर 0। या 8 कम हो जाएगा 8, धन 6 का k से गुणा कर देंगे तो ऋण 6 होगा, तो यहाँ हम प्लस और माइनस माइनस लिख देते हैं 6k, और यहाँ 5 दूनी 10, बीच में प्लस है तो प्लस और 10 बराबर 0। अब 8 और 10 ये भी प्लस में है। आप कई बार इस चिन्ह को लेके भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये इसका चिन्ह, कदापि नहीं है। किसी भी पद का चिन्ह उसकी बाईं ओर होता है, तो यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ प्लस मान लिया जाएगा। +8 और +10, तो धन 10 और धन 8 दोनों ही धन है तो जोड़ लिए जाएंगे, 10 8 18 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा ऋण 6k और धन कितना 18 बराबर हो जाएगा 0। अब 18 को हम उधर पक्षांतर कर देंगे, ऋण 6k बराबर ऋण 18 हो जाएगा। धन है ऋण 18, 0 का मतलब कुछ होता नहीं, 0 को छोड़ देंगे, ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा। अब हमें k का मान ज्ञात करना है, k को इधर रहने देंगे, 6 को पक्षांतर करेंगे, गुणा में है तो ये बटा में होगा। k बराबर 18 बटा होगा 6, 6 यहीं हो जाएगा 18, तो k का मान हो जाएगा 3। तो इस तरह से लिखेंगे। अतः इन संरेख बिंदुओं के लिए k का मान 3 होगा। ठीक है। यदि मान लीजिए कि आपने पूरी सावधानी बरतने के बाद भी आपको लगता है कि कहीं गलती आपसे हो गया है, तो आप k का मान यहाँ रख लीजिए। k का मान जैसे यहाँ रखेंगे ये साइड आपका 0 हो जाएगा। रख के देख लेते हैं। इसका पूरा वैल्यू हमने देखा 8 आया हुआ था, इस पूरे का वैल्यू 8, तो यहाँ हम 8 लिख लेते हैं। ये हम जांच कर रहे हैं, पेपर में जांचते भी रहिएगा, पता चले कि आंसर गलत करके आ गए तो उसके कुछ नंबर कट जाएंगे। तो हमने ये देखा कि इसका वैल्यू हमने मान निकाला था 8, तो 8 लिख लेंगे। ठीक है। अगला -6 के था, तो -6 गुणे कितना लिख देंगे 3, क्योंकि k का मान 3 निकल चुका है, 3 फाइंड आउट किया है हमने, और प्लस है 10, 8 और 10 कितना हो जाएगा 18, ये और ये जोड़ लिया जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा 18, 18 बराबर 18 कितना हो जाएगा 18 ऋण 18 बराबर कितना हो जाएगा 0, 0 आया, और 0 राइट हैंड साइड है भी। तो इससे पता चलता है हमने जो ये मान निकाला हुआ है वो बिल्कुल ही सही मान निकाला है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप जांच भी सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अब इस तरह के प्रश्नों में कोई समस्या नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, और ज़रूर ही आप बोर्ड एग्ज़ाम फतह करके आएंगे, ये मुझे उम्मीद है आप लोगों से। और आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहिए, हमारे वीडियोज़ देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।